हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारिफ फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का कॉमर्स का सिलेबस कंप्लीट। सो ऑलरेडी हम बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं एंड यहाँ पर आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग। रिटेलिंग क्या होता है इसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एंड यहाँ पर आपको कॉमर्स का सेमेस्टर सेकंड का जितना भी सिलेबस है आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। सो यहाँ पर आपको जो है एक एक वीडियो डिटेल में मिलने वाली है। जो आपका डिटेल सिलेबस है सेमेस्टर सेकंड का वो सारा कंप्लीट होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं क्या होती है रिटेलिंग। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिटेलिंग में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिटेलिंग में हम आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग क्या होती है, ट्रेंड्स इन रिटेलिंग, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेलिंग इन इंडिया, सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर। ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो है हमारा रिटेलिंग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि क्या होता है रिटेलिंग। द वर्ड रिटेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिटेलर। जो रिटेल वर्ड है वो कहाँ से आया है, एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब है रिटेलर, विच मीन्स टू कट ऑफ अ पीस और टू ब्रेक बल्क। इसका मतलब क्या है, रिटेलर का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि किसी बड़े से बल्क को ब्रेक करना छोटे छोटे पार्ट्स में या फिर पीसेस में किसी चीज को कट करना। जैसे कोई भी हम एक जो है प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट का बहुत बड़ा सा बल्क ले लिया ये, अब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसको बेचना या खरीदना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिटेलिंग। अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे देन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। A retailer purchase goods in large quantities। जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं लार्ज क्वांटिटीज में फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं या फिर होलसेलर से परचेज करते हैं और उनको सेल करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को, एंड किस लिए, प्रॉफिट के लिए। ठीक है, सो इससे आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा कि रिटेल क्या होता है, रिटेलर क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी एक पर्सन है जिसको हम रिटेलर बोलते हैं, ठीक है, जो रिटेल ट्रेड करता है। अब यहाँ पर रिटेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से, इन दोनों में से किसी से भी बहुत बड़े अमाउंट में लार्ज क्वांटिटीज में परचेज कर लेता है सामान को। ठीक है, उसके बाद उस सामान को छोटे छोटे पार्ट्स में सेल करता है कंज्यूमर्स को। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस क्यों होता है, प्रॉफिट के लिए। रिटेलर जो होता है उसको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी जैसे चेन होती है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर, उसके बाद फाइनल कंज्यूमर। सो ये जो चैनल है हमारा, ये जो चेन है, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, सामान को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, एंड उसके बाद होलसेलर जो होता है वो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चरर से खरीदता है एंड देन उसको बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में ही रिटेलर को सेंड कर देता है। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरर ने कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का हम ले लेते हैं, उसने बहुत सारी यूनिट्स बना रहे हैं वो, अब होलसेलर ने जो है वो उसकी 500 यूनिट परचेज कर ली। ठीक है, उसके बाद रिटेलर जो आए, रिटेलर ने उसकी 200 यूनिट्स परचेज कर ली। बट जो कस्टमर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको 1 या 2 यूनिट की जरूरत होती है, 5 यूनिट की जरूरत होती है। ठीक है, सो रिटेलर जो होते हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स में गुड्स को, प्रोडक्ट्स को कस्टमर को सेल करते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा कि जो ये प्रोसेस हो रहा है पूरा रिटेल ट्रेड का, मतलब रिटेलर जो है वो बड़े अमाउंट में गुड्स को खरीद रहा है एंड छोटे अमाउंट में जो है कस्टमर को सेल कर रहा है प्रॉफिट के लिए। सो इस पूरे प्रोसेस को हम रिटेलिंग बोलते हैं। यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा एक शॉप है, जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, रिटेल कॉर्नर्स जो होते हैं, रिटेल शॉप्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, वो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जहां से अल्टीमेट कंज्यूमर जो है वो परचेज करते हैं सामान को। सो ये हो जाएगा हमारा रिटेल या फिर रिटेलर। रिटेलिंग क्या होता है, पूरे प्रोसेस को हम रिटेलिंग बोलते हैं जब कोई रिटेलर सामान को खरीद कर उसको कंज्यूमर तक पहुंचाता है।
देन हम देखेंगे कि अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज ट्रेड जो होता है, रिटेलिंग जो होती है वो कैसी होती है, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग एंड अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले बेसिस है, किस बेसिस पे हम दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक। देन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, मीनिंग क्या है दोनों का, ट्रेडिंग एक्टिविटी अंडरटेकन बाय लाइसेंस्ड, जो ऑर्गेनाइज होते हैं उनके पास ट्रेड करने का लाइसेंस होता है, ट्रेडिंग लाइसेंस होता है, उसको हम ऑर्गेनाइज रिटेलिंग बोलते हैं। एंड जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है रिटेल इंडस्ट्री के, जिसमें किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, उसको हम अनऑर्गेनाइज बोलते हैं। जैसे आपने अपने लोकल शॉप्स देखी होंगी, आसपास जो हमारे छोटी मोटी शॉप्स होती हैं, उनको हम अनऑर्गेनाइज रिटेल बोलते हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग बोलते हैं। देन है मार्केट शेयर, मार्केट में इसका कितना शेयर है, जो ऑर्गेनाइज है वो अराउंड 7% है, बट जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो 93%, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, तो वो ऐसी अनऑर्गेनाइजली अपनी रिटेलिंग करते हैं। देन डोमिनेटेड बाय, किसके द्वारा डोमिनेट होती हैं, बड़े बड़े सेलर्स से डोमिनेट होती हैं, जैसे मॉल्स या सुपरमार्केट। ठीक है, एंड अनऑर्गेनाइज वाली जो होती है वो मॉम या पॉप स्टोर से डोमिनेटेड होती है। देन है प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट का कैसे टाइप होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम होता है जिसके प्रोडक्ट को वहां पर सेल किया जाता है। बट अनऑर्गेनाइज में क्या है, आपको जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो सारे कैसे होते हैं, अनब्रांडेड होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे ऑर्गेनाइज है, लाइसेंस की जरूरत है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ह्यूज होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट लगा के रिटेलिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट जो अनऑर्गेनाइज में अगर हम देखें तो इसमें लेस होता है। देन एरिया की अगर बात करें, एरिया क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेनली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में हमें देखने को मिलता है जो ऑर्गेनाइज वाला रिटेलिंग होता है। एंड अनऑर्गेनाइज जो है वो तो ऑल ओवर कंट्री आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, छोटी छोटी शॉप्स अनऑर्गेनाइज वाली जो होती हैं वो हर जगह इंडिया में होती है, इसीलिए जो है ये 93% बोला गया है। ठीक है, देन साइंटिफिक इन्वॉल्व साइंटिफिक प्लानिंग, जो आपका ऑर्गेनाइज रिटेलिंग है उसमें साइंटिफिक प्लानिंग होती है एंड साइंटिफिक एग्जीक्यूशन होता है, कि सबसे पहले उसको किस तरीके से प्लान किया जा रहा है, रिटेलिंग को ट्रेड कैसे किया जाएगा, देन उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, अनसाइंटिफिक होता है, ये नेचर में कोई भी चीज साइंटिफिकली नहीं होती है। एग्जाम्पल अगर हम लें इसका, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो है ऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो हो जाएगी हमारी, वो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का हो जाएगा सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट्स एंड रिटेल चेन स्टोर्स जो होते हैं। बट ऑन अनऑर्गेनाइज्ड का एग्जाम्पल लें, देन इसमें लोकल कॉर्नर शॉप्स, जैसे आप जहां भी रहते हैं वहां आसपास कोई ना कोई शॉप, जनरल स्टोर है ना, या फिर किसी और चीज की शॉप्स, छोटी मोटी शॉप्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है। जनरल स्टोर्स आ जाते हैं एंड कन्वीनियंस स्टोर आ जाते हैं। सो ये डिफरेंस होता है हमारा ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज में। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग होती है जिसमें हम लाइसेंस के थ्रू ट्रेड करते हैं एंड हर चीज जो होती है वो कैसे साइंटिफिकली होती है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की होती है, इसीलिए इसमें ह्यूज अमाउंट लगता है इन्वेस्टमेंट का। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें आप कहीं भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कहीं भी रिटेलिंग स्टार्ट कर सकते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट भी लेस होती है एंड ऑलमोस्ट 93% जो रिटेलर्स हैं वो सारे अनऑर्गेनाइज हैं हमारे इंडिया। ये हमारा हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। देन हम देखेंगे ट्रेंड्स इन रिटेलिंग, रिटेलिंग में जो है वो क्या ट्रेंड्स हैं। सो पहला है हमारा ट्रेंड्स इन रिटेलिंग में हाई ग्रोथ रेट, जो हमारी रिटेलिंग है उसमें ग्रोथ रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि रिटेलिंग जो है वो हर कस्टमर रिटेल से परचेज करता है। देन सेकंड है हमारा फूड एंड ग्रोसरी बिजनेसेस, फूड एंड ग्रोसरी बिजनेस में अगर आप रिटेलिंग में देखोगे देन फूड और ग्रोसरी में बहुत ज्यादा ट्रेंड है इस टाइम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जोमेटो, स्विगी, है ना, तो ये क्या है हमारा फूड का आ गया। ठीक, अब
ग्रॉसरी की अगर बात करें देन अमेजन ग्रॉसरी जो आ रहा है इस टाइम, तो ये सारी चीजें रिटेलिंग में आ रही हैं। शेयर इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इससे मिलती हैं, ठीक है। और जीडीपी जो है, जीडीपी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जीडीपी हमारी रिटेल जो है, रिटेल सेक्टर में इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है। फर्स्ट एग्रीकल्चर है, ऑलमोस्ट 70% जो ट्रेड होता है हमारा वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, ठीक है। बट एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद जो सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे हमारा एग्रीकल्चर हो गया, सेकंड नंबर पे हमारा रिटेल ट्रेड हो गया, कि किसी भी चीज में जो भी है रिटेल ट्रेड हो गया। देन इससे जीडीपी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो ग्रोथ है जीडीपी की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। जो हमारा रिटेल ट्रेड है उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है एंड जो कंट्री की जीडीपी है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड्स इन एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का मतलब है यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे भी जीडीपी पर इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो इस चीज पर काफी ध्यान देती है कि जो हमारी एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो इंक्रीज हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग टू रिटेल पर्सनल। यहाँ पर जो आपका पर्सनल है इसका मतलब होता है रिटेल के जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी जो है क्या की जाए, ट्रेनिंग की जाए। ट्रेनिंग से क्या होगा, किस लिए बोला गया है यहाँ पर ट्रेनिंग, कि जब ट्रेनिंग होगी तो जो भी एम्प्लॉयज हैं वो उस काम को बेटर तरीके से कर पाएंगे और उनके स्किल्स को इंक्रीज किया जाएगा उस ट्रेनिंग में, ठीक है। स्किल्स को इंक्रीज किया जाएगा। देन उस चीज को, उस स्किल को सीखने के बाद रिटेलिंग को अच्छे से कर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो है ट्रेनिंग में जो है वो बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट ओपन होते हैं ये रिटेलिंग सिखाने के लिए, ठीक है। एंड बहुत सारे कोर्सेज भी इसके आते हैं। देन है हमारा शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल। ऑर्गेनाइज रिटेल का जो शेयर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी हमने जैसे पढ़ा ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, तो ऑलमोस्ट 7% जो है वो ऑर्गेनाइज का शेयर है, ठीक है। तो जो ये इन्वेस्टमेंट है ऑर्गेनाइज में हो चाहे अनऑर्गेनाइज में हो, दोनों हमारा रिटेलिंग में है, ठीक है। लास्ट कुछ ईयर में क्या हुआ है, ऑर्गेनाइज रिटेल ट्रेड जो है हमारा वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इंटरेस्ट बाय ओवरसीज रिटेलर। इंक्रीज इंटरेस्ट बाय ओवरसीज रिटेलर मतलब कि जो दूसरे देश के रिटेलर्स हैं हमारे, ठीक है। ओवरसीज रिटेलर जो है उनका इंटरेस्ट हमारे रिटेल आउटलेट्स में इंडिया में बढ़ रहा है। कि जो ओवरसीज रिटेलर है मतलब दूसरी कंट्री के रिटेलर हैं, उनका इंटरेस्ट हमारे इंडिया के रिटेल ट्रेड में इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि किसी दूसरे देश के रिटेलर जो हैं वो हमारे इंडिया में अपना रिटेल स्टोर ओपन करते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे एक न्यूयॉर्क बेस्ड फैशन रिटेलर है सैक्स फिफ्थ एवेन्यू, उसने क्या किया है रिसेंटली जो है डीएलएफ प्रॉपर्टीज जो है उनके साथ अपनी शॉप सेटअप की है। जो न्यू दिल्ली में मॉल्स हैं डीएलएफ, उसमें जो है इसने अपना रिटेल स्टोर ओपन किया है उनके साथ, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ओवरसीज रिटेलर का, कि बाहर के जो रिटेलर हैं वो उनका इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है हमारी इंडिया के रिटेल ट्रेड में। देन है हमारा टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग का क्या मतलब है कि जो रिटेलिंग हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। आप लोगों ने देखा है कि हर चीज में जो है वो टेक्नोलॉजी आ रही है। सो रिसेंट ट्रेड रिटेलिंग में भी टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी का मतलब कि जो रिटेलिंग हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। जैसे आपने देखा होगा जो भी हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उसमें कंप्यूटर का कितना ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे बिलिंग में हमारा होता है, ठीक है, बिलिंग जो बिल बनाते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होता है। एंड जो भी ट्रेड किया जा रहा है, जो भी रिटेलिंग की जा रही है उसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ। सो ये आ रहे हैं हमारे ट्रेंड्स की, ट्रेंड्स जो रिटेलिंग में आ रहे हैं वो क्या क्या है, ठीक है। देन हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेलिंग इन इंडिया। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की जो ग्रोथ हो रही है, जैसे अभी हमने देखा कि कितना परसेंट हमारा ऑर्गेनाइज है एंड कितना परसेंट अनऑर्गेनाइज है।
जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो है हमारा, वो ऑलमोस्ट 7% है। उसमें जो है वो ग्रोथ आ रही है, इंक्रीज हो रहा है। उसके इंक्रीज होने का क्या फैक्टर है, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज रिटेलिंग इंडिया में बढ़ रही है? रैपिडली ग्रोइंग मिडिल क्लास कंज्यूमर, मिडिल क्लास कंज्यूमर्स जो हैं वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं मतलब कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है, उनका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा अप हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कि मिडिल कंज्यूमर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो इसी वजह से मतलब बहुत ज्यादा जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी कॉन्शियस होते हैं ब्रांड नेम से, ठीक है। जो मतलब पहले ये होता था कि जो मिडिल क्लास कंज्यूमर्स होते थे उनको ब्रांड नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता था एंड वो जानते भी नहीं थे इतना ब्रांड नेम्स के बारे में। बट आजकल जो है वो बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस है कि मतलब सबको पता भी है कि कितनी ब्रांड होती हैं, किस चीज की, क्लॉथ्स की ले लें, परफ्यूम्स की ले लें, शूज की ले लें, ठीक है। तो जो कंज्यूमर है वो उस चीज को लेके अवेयर भी है एंड उस तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं। देन है राइजिंग इनकम, और क्या हो रहा है इससे, इनकम राइज हो रही है। इनकम का मतलब जो भी कंज्यूमर की इनकम है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्यों? देखो, अब जब ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं मिडिल क्लास कंज्यूमर, देन क्या होगा, उनको उस ब्रांड के हिसाब से अपनी इनकम को भी राइज करना पड़ेगा। देन इस चीज को लेकर भी अवेयर हो रहे हैं कि जो हमारी इनकम है वो भी राइज होनी चाहिए। देन उस चीज के लिए वर्क कर रहे हैं। तो राइज इनकम। मीडिया एक्सप्लोजन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो मीडिया है वो मीडिया क्या करती है, एक्सप्लोजन करती है ड्यू टू सैटेलाइट टेलीविजन एंड इंटरनेट। इंडियन कंज्यूमर जो है वो क्या करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को और अपने जो भी चीजें हैं अपने स्टाइल को दूसरों को देख के क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो जाती हैं कि ऐसी चीज हमारी जो है मार्केट में आ रही है, ऐसी चीज चल रही है तो हमें भी ये चीज चाहिए। देन ये किस चीज से फर्क पड़ता है, मीडिया से फर्क पड़ता है। जैसे आप मोबाइल फोन में कोई चीज देखते हैं या फिर आप कोई टीवी पर कोई चीज देख रहे हैं, देन उस चीज से आप इन्फ्लुएंस होके उसको परचेज करने के लिए आपकी विल हो रही है। देन ये हो जाएगा मीडिया एक्सप्लोजन। देन है इंक्रीज इन न्यूक्लियर फैमिलीज। पॉपुलेशन की बात आ गई है ना। वैसे तो इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन में, बट यहाँ पर क्या बोला है कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर फैमिलीज, उसमें इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज में इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। जो न्यूक्लियर फैमिलीज इंक्रीज हो रही हैं वो कहाँ पर हो रही है, ज्यादातर अभी हम देख रहे हैं अर्बन एरियाज में। इट इज कॉमन दैट एंटायर फैमिली गोइंग फॉर शॉपिंग टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज है कि जो शॉपिंग मॉल्स है वो क्या करते हैं, हर तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं अंडर वन रूफ, ठीक है। वहां पर आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएंगी। देन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन। पहले क्या होता था कि नंबर ऑफ वुमेन्स जो थी वो बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है, लेस थी। बट अब क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन है वो इंक्रीज हो रहा है। देन इससे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। देन है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी मीन्स कि जो भी ऑर्गेनाइज रिटेल आउटलेट्स हैं वो कैसी होती हैं, उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम होता है और इससे क्या होता है, जो भी इकोनॉमी होती है उसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। देन आगे क्या है, होलसेलर एंड रिटेलर उस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को इजीली कर पाते हैं। देन जैसे अगर हम एग्जांपल लें, बिग बाजार ऑफर प्रोडक्ट्स एट चीपर प्राइस, देन इससे क्या होगा, ये आपको लगेगा कि वैल्यू ऑफ मनी है। देन नेक्स्ट है हमारा इमर्जिंग रूरल मार्केट। रूरल मार्केट जो है वो क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, मिल रही है। रूरल मार्केट मीन्स हमारी जो गांव वाली मार्केट होती है अर्बन एरियाज में, वो इमर्ज हो रही है। इससे ऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो है उसमें ग्रो हो रहा है। देन है एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर की एंट्री से ऑर्गेनाइज सेक्टर ग्रो हो रहा है। देन टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट, सबसे मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रिटेलिंग इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है। जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था हमने, कंप्यूटराइजेशन आ गया। कंप्यूटर जो है हमारा हर चीज में यूज होता है रिटेल ट्रेड में। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, ये सारी चीजें जो है शॉपिंग के टाइम पे भी यूज होती हैं। रिटेल, जब कोई रिटेल
ट्रेड करता है, कोई भी कंज्यूमर है जब वो कोई चीज खरीदने जाता है देन वो इन चीजों का यूज करता है। उसके बाद इसमें ये सारी चीजें जो हैं वो क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रही है, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। सो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अभी हमने देखा था कि कंप्यूटर का बहुत जगह यूज होता है अगर हम रिटेल ट्रेड की बात करें तो कोई भी पेमेंट करने में, ठीक है, या डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स की अगर हम बात करें देन ये सारी किसकी वजह से, हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। सो ये हो जाएंगे हमारी ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेलिंग कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस किस वजह से जो है ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की ग्रोथ हो रही है। मिडिल क्लास कंज्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इनकम राइज हो रही है, मीडिया की वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, एंड न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन्स बढ़ रही हैं, वैल्यू ऑफ मनी इमर्ज हो रही है रूरल मार्केट्स, और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो एंट्री कर रहा है रिटेलिंग में। देन टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट, और टेक्नोलॉजी का टाइम के साथ इम्पैक्ट बढ़ रहा है। देन नेक्स्ट है हमारा रीजन फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल। अभी हमने देखा कि ऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी क्या क्या फैक्टर्स है, बट अब हम देखेंगे कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा स्लो है। 7% एंड 93% में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। 7% जो है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर, बट इंक्रीज हो रहा है तो बहुत स्लो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या रीजंस है जिस वजह से स्लो ग्रोथ हो रही है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन एज एन इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज रिटेल जो है उसको एज अ इंडस्ट्री रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है, पहचान नहीं मिली हुई है, इसीलिए मतलब जो है वहां पर ग्रोथ बहुत स्लो है। हाई कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट, रियल एस्टेट के जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। रियल एस्टेट मतलब कि जो भी जमीन या जो भी, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं इस वजह से। तो रियल एस्टेट की भी जो है वो एक वो आ जाएगा। जैसे अगर आप एग्जांपल लो तो अगर एक रूरल एरिया ले लो आप एंड एक अर्बन एरिया की स्टेट ले लो, ठीक है, देन इन दोनों का अगर आप लोगे देन अर्बन एरिया में एज कंपेयर टू रूरल एरिया बहुत ज्यादा हाई होगी कॉस्ट, ठीक है, रियल एस्टेट की। लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, ठीक है, जो भी बिल्डिंग या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक एडिक्वेट तरीका नहीं है बनने का, जिसकी वजह से इसमें स्लो ग्रोथ होती है। कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम, आप देखो जब लाइसेंसेबल ट्रेड करोगे आप, रिटेलिंग होगी, देन उस पर टैक्सेशन भी बहुत ज्यादा लगेगा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, इसी वजह से स्लो ग्रोथ होती है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की अगर हम बात करें देन इसमें क्या है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसी वजह से जो इसमें ग्रोथ है वो स्लो है। एफडीआई जो है वो परमिट नहीं होती है, प्योर रिटेलिंग जो है उसमें परमिटेड नहीं होती है। तो ग्लोबल रिटेलर्स जो हैं वो इंडिया में सिर्फ किसके थ्रू आते हैं, फ्रेंचाइजी के थ्रू आते हैं या फिर किसी इंडियन पार्टनर से अलायंस करके। इसी वजह से जो है यही चीजें एफडीआई, जैसे एफडीआई की रेस्ट्रिक्शंस है, एफडीआई नॉट परमिटेड, देन इसकी वजह से जो रिटेल है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। देन नेक्स्ट है हमारा ह्यूज ज्योग्राफिकल एंड रीजनल डिफरेंस। ज्योग्राफिकल और रीजनल डिफरेंस है, मतलब रीजन की वजह से भी डिफरेंस आ रहा है एंड ज्योग्राफी की वजह से भी डिफरेंट था। मतलब इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा एरिया के, अगर हम एरिया की बात करें देन एरिया जो है इंडिया का बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन में तो फर्स्ट है ही, बट एरिया भी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा एरिया है। तो जो एरिया की अगर हम बात करें तो 7वें नंबर पर हमारा इंडिया आता है। यहाँ पर बहुत तरीके की डाइवर्सिटी है, इसी वजह से जो रिटेलर है उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जैसे मान लो अगर कोई रिटेलर है यहाँ पर तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में कोई रिटेलर है या चेन्नई में कोई रिटेलर है, ठीक है, एंड उसके लिए मुंबई जाना, मुंबई रिटेल ट्रेड करना, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल डिफरेंस आ गया इसमें, ठीक है। तो और रीजन का भी फर्क है कि यहाँ पर भाई क्या ट्रेंड है, यहाँ पर क्या चीजें चलती हैं एंड यहाँ पर क्या चीजें चलती हैं, तो उससे जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो है उसमें ग्रोथ जो है वो स्लो है, ठीक है। सो ये रीजन हो जाएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ग्रोथ है वो स्लो है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर।
अनऑर्गेनाइज रिटेलर जो होते हैं उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटजीज क्या है। जो 93% अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज क्या है सर्वाइव करने की। सो फर्स्ट वन इज राइट पोजीशनिंग। उनकी जो पोजीशनिंग होती है वो उस पोजीशनिंग का तरीका जो होता है वो एकदम सही होता है, ठीक है। इस वजह से होती है उसमें राइट पोजीशनिंग का मतलब कि रिटेलर जो है वो जो भी चीज सेल कर रहे हैं, ठीक है, एंड उनका कस्टमर कैसा है, उसके माइंड पर किन चीजों का इफेक्ट पड़ेगा, वहां पर कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सारा हमारा राइट पोजीशनिंग में आ जाता है। देन इफेक्टिव विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कंज्यूमर के माइंड को। एक आपको एक चीज जो है वो 2 लाइन में लिख के समझाई जा रही है एंड वही चीज आपको पिक्चर बना के शो की जा रही है, देन ये पिक्चर वाली जो चीज है वो आपके जल्दी इफेक्ट करेगी, आपके एकदम आप जब इसको देखोगे देन एकदम से समझ में आ जाएगा। ये लाइंस जो है वो आपको पढ़ने में टाइम लगेगा एंड आप इसको पढ़ोगे भी नहीं, बट ये अगर आपको पिक्चर के फॉर्म में दिखाया जाए देन आप उसको इजीली अच्छे से समझ जाओगे। सो विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन। सप्लाई चेन जो होती है, जो अनऑर्गेनाइज रिटेलर है उनकी सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। देन है चेंजिंग द परसेप्शन। परसेप्शन मतलब देखने का नजरिया जो है उस चीज को चेंज करना, ठीक। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान लो कोई कंज्यूमर आया, उसने बोला मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, अब रिटेलर के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, देन वो क्या करेगा, दूसरे प्रोडक्ट को बोल देगा कि ये बहुत अच्छा है, ये इससे भी ज्यादा बेटर है, इसके फीचर इससे ज्यादा अच्छे हैं। देन वो आपको क्या कर रहा है, आपका परसेप्शन चेंज कर रहा है इस प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपका इस वाले से ज्यादा बेटर है। सो उससे क्या होता है, एक जो कस्टमर है उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, ECR जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, ECR जिसको बोलते हैं। देन ECR जो है वो क्या होता है, जिसमें हम जो भी रिटेलर है वो बिलिंग प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, जिससे कंज्यूमर का टाइम जो है वो बच जाता है। और जो बिल होते हैं वो बिल कैसे बनते हैं, कंप्यूटर के थ्रू बनते हैं, ठीक है। बिलिंग जो होती है वो कंप्यूटर के थ्रू होती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। अब देखो बिल जो बना रहे हैं रिटेलर, उसको अगर वो बिल हाथ से बनाने बैठेंगे देन कितना टाइम जाएगा उसमें, ठीक है। सो कस्टमर इतनी देर तक खड़ा रहेगा नहीं, क्योंकि सब्र तो किसी को होता नहीं है, ठीक है। एंड इससे जो है कस्टमर का वो टाइम भी सेव होगा एंड जो रिटेलर है उसका भी टाइम सेव होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की वजह से भी अनऑर्गेनाइज रिटेलर सर्वाइव कर पाते हैं। देन इसके बाद है प्लीजेंट एक्सपीरियंस। जो भी कस्टमर ने एक्सपीरियंस किया वो कैसा होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए, तभी वो आपके स्टोर पर रिटर्न आएगा, ठीक है। प्यूपल एंड फिजिकल एविडेंस में आ जाता है कि आप जब भी किसी रिटेल स्टोर पे जाते हो देन वहां पर जो भी प्यूपल होते हैं या फिजिकल एविडेंस जो भी चीजें हैं, तो कस्टमर उस चीज से खुश हो एंड वो चीज उसको अच्छी लगे और वो दोबारा से आपके स्टोर पर आए। देन है लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम किसके लिए होता है, कंज्यूमर के लिए, ठीक है, कि रिटेलर जो है वो अपने कस्टमर से इतना लॉयल होता है, उसको इस चीज का बिलीव दिलाता है कि हाँ हम आपके लिए लॉयल हैं। देन कस्टमर भी रिटेलर के लिए लॉयल होता है एंड उसी के स्टोर पर जो है वो विजिट करता है। सो इसमें ये लॉयल्टी प्रोग्राम होते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो ऑफन विजिट करता है किसी भी रिटेलर के स्टोर पर, जो हम अनऑर्गेनाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कोई भी चीज है कस्टमर को जब उसको अट्रैक्ट करती है देन वो बार बार उसी स्टोर पर आता है। इससे क्या होता है, कस्टमर जो है वो इनकरेज होता है और ज्यादा चीजें खरीदने के लिए। लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स में आ जाता है। देन है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी या साइकोग्राफी जो भी कस्टमर है उसके हिसाब से चीज को, प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना, ठीक है। जैसे जो अनऑर्गेनाइज रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, कस्टमर जो भी उनके पास रेगुलर आते हैं उनको कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज जैसे मान लो आप जो है बाथिंग सोप लेने गए, ठीक है, आपके पास में जो रिटेलर स्टोर है वहां पर बाथिंग सोप लेने गए एंड उन्होंने जो है
आप बोले कि अंकल एक बाथिंग सोप दे दीजिए। देन उन्होंने कहा अच्छा बेटा आप तो लक्स ले जाते हैं, सो लक्स निकाल दो भाई इनके लिए, ठीक है। सो वहां पे आपको कैसा फील होता है कि अरे भाई अंकल को तो पता है कि हम कौन सा सोप ले जाते हैं। एंड ये चीज आ जाती है कस्टमाइजेशन में, जैसे अगर आप 2-4 बार उनकी शॉप से लेके आए हो, ठीक है, परचेज किया है आपने, देन वो रिटेलर जो होते हैं वो आपको जो है उस चीज को समझ लिया उन्होंने कि आप कौन सी चीज पसंद करते हो, कौन सी चीज आप परचेज करते हो, देन उसी हिसाब से वो कस्टमाइज कर देते हैं। एंड इससे कंज्यूमर को क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फील होता है, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा कस्टमाइजेशन में, कि कस्टमाइजेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है अनऑर्गेनाइज रिटेलर जो यूज करते हैं अपने जो सेल है उसको इंक्रीज करने के लिए। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी मतलब कि किस वजह से जो है अनऑर्गेनाइज जो रिटेलर है वो किस वजह से मार्केट में इतने ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज फॉर अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स। एंड आज की जो हमारे टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया रिटेलिंग का। रिटेलिंग के बारे में हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन की क्या होती है रिटेलिंग, एंड ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज क्या होता है, देन ट्रेंड्स क्या होते हैं रिटेलिंग में, ग्रोथ ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की क्यों होती है, रीजन क्या है स्लो ग्रोथ का, एंड अनऑर्गेनाइज रिटेलर जो होते हैं वो कैसे सरवाइव कर पाते हैं इतने ज्यादा मार्केट में, ठीक है। सो रिटेलर क्या है, रिटेलर जो होता है वो बड़े बड़े अमाउंट में परचेज करके छोटे छोटे अमाउंट में सेल करता है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रिटेलिंग कंप्लीट। देन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।